चलिए दोस्तों, मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमें कक्षा जो 12वीं नहीं कक्षा जो आपका 11वीं है, 11वीं का जो तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उस चैप्टर को आज हमें पढ़ना था। तो आज के चैप्टर में उसको पढ़ने वाले हैं। और पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ना जरूरी क्यों है, क्यों हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ना है, क्या जानना चाहते हैं हम, या किस लिए इम्पोर्टेंट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। तो एक कहानी के माध्यम से या एक तर्क के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। ये जो हमारी पृथ्वी है, आपने देखा है कि कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर घाटियां हैं, कहीं पर भ्रंश है, कहीं पर समुद्र है, तो कहीं पर ज्वालामुखी है, तो कहीं पर द्वीप है। आखिर भौतिक रूप से इतना विविधता क्यों है, इसको जानने के लिए हमें जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना होगा। अब आपको लगता है क्यों पृथ्वी की आंतरिक संरचना से क्या लेना देना का है? लेना देना क्या है? क्योंकि पृथ्वी की जब तक आंतरिक संरचना को नहीं जानेंगे तब तक हम जो है पृथ्वी के जो ऊपर जो बने हुए विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं, जो पर्वत है, जो पठार है, जो मरुस्थल, उनको नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना होगा। आंतरिक संरचना में पृथ्वी के भूगर्भिक प्रक्रियाओं को समझना पड़ेगा, और तब जाकर हम इन सभी चीज़ों को हम समझ पाएंगे। अब सवाल उठता है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं मैदान है, कहीं पर नदियां हैं, ये क्यों हमको जानना है, इससे क्या लेना देने का? देखिए दोस्तों, हम जो खाते पीते हैं, हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, जो हमारी विचारधाराएं हैं, ये भूगोल तय करता है। आप लोग को बड़ा अजीब लगेगा, भूगोल कैसे तय करेगा कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे? जरा सोचिए दोस्तों, यदि आपका जन्म अफ्रीका देश में होता है, या एक गर्म क्षेत्र में होता है, सहारा के आसपास रेगिस्तान जैसे क्षेत्र में होता है, तो कल्पना क्या आप कर सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह के आप कपड़े पहनते हैं? स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पर हल्के कपड़े पहनते हैं, कॉटन कपड़े पहनते हैं। या वहाँ का जलवायु कैसा है? शुष्क जलवायु है, उष्ण जलवायु, यानी शुष्क मतलब एकदम सूखा जलवायु है, उष्ण यानी गर्म जलवायु है, वहाँ पर जल नहीं है, वहाँ पर वनस्पति विरल है, पशुधन नहीं है। तो आप कल्पना करें किस तरह के आप भोजन लेते हैं। हो सकता है कि आप मोटे अनाज खाते हो सकता है कि आपको मांस का ज़्यादा सेवन करना पड़ता था, जैसे भेड़, बकरी, मुर्गी, अंडों का, इनका सेवन ज़्यादा करना पड़ता हो सकता है आपकी मान्यता ऐसी हो कि बाहर निकलने से पहले सर पे पगड़ी या सर पे कुछ रख के चलें, क्योंकि इतना धूप है। हो सकता है कि वहाँ पर जो कि पानी कम है, इसलिए आप स्नान जैसी प्रथा की बात ना करें, आप वसो करने की बात करें, हाथ पैर धोने की केवल बात करें। तो इस तरह की आपकी वेशभूषा होगी, इस तरह के आपके खान पान होंगे, इस तरह की आपकी मान्यताएं होंगी। लेकिन इसके विपरीत यदि आप कल्पना कर लें कि आपका जन्म उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तर भारत में एक हरे भरे क्षेत्र में हो, नदी किनारे आपका जन्म हुआ हो, हरे भरे मैदान में आपका जन्म हो, जहाँ का क्षेत्र कैसा है, आर्द्र है, तो आप किस तरह का भोजन लेंगे? जो कि स्वाभाविक सी बात है, आपका जन्म मैदानी इलाकों में हो, नदियाँ हो, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ कृषि कार्य बड़े पैमाने पर होगा। आप गेहूँ का सेवन कर सकते हैं, चावल का सेवन कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ पर बड़ी पैमाने पर पशुधन देखने को मिले। तो जिस पशु को आप रेगिस्तान जैसे क्षेत्र में, उष्ण और शुष्क जैसे क्षेत्र में, शुष्क और उष्ण क्षेत्र में, यानी जो सूखा क्षेत्र, जो गर्म क्षेत्र है, वहाँ पर आप उनको सेवन की बात कर देते। हो सकता है कि उन मैदानी इलाकों में, उन नदी के क्षेत्रों में उनको आप माता का दर्जा दो कि नहीं, कि गाय को नहीं काटेंगे, भैंस को नहीं काट सकते, बकरे को नहीं काट सकते, किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, बल्कि उनका दूधों का केवल प्रयोग करेंगे। हो सकता है उनके अनाजों का प्रयोग करें, उस क्षेत्र में अनाज का उपयोग करके अनाजों का सेवन करें। उस क्षेत्र में जो कि नदी है, पर्याप्त जल है, पर्याप्त अनाज है, तो आपकी मान्यता कैसी होगी? आपकी मान्यता कैसी होगी? आप खुद सोच सकते हैं आपकी वेशभूषा कैसी होगी, भोजन कैसा होगा। तो ये कौन तय करता है? ये सब भूगोल तय करता है। एक और अंतिम एग्जाम्पल लें, यदि आप कश्मीर चले जाएं भारत में, तो वहाँ का भूगोल ऐसा है कि वहाँ जलवायु ऐसा है कि वहाँ पर अधिकांश समय तो क्या ठंड पड़ता है। ठंड पड़ने की वजह से आप वहाँ पर कॉटन कपड़े नहीं पहनोगे, वहाँ पर किस तरह कपड़े पहनोगे? आप
ऊनी कपड़े पहनो, हो सकता है वो आपकी संस्कृति का हिस्सा बन जाए, हो सकता है वो चीज़ें आपके रीति रिवाज का हिस्सा बन जाए, संस्कृति रीति रिवाज का हिस्सा बन जाए। हो सकता है आप तमिलनाडु केरला चल जाए, वहाँ पर अत्यधिक गर्म है इसलिए कॉटन कपड़े पहने। तो कहीं भी कोई वेशभूषा हुआ, खान पान हुआ, मान्यता हुआ, संस्कृति हुआ, ये सब कौन तय करता है? भूगोल तय करता है। आगे चल के जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को समझेंगे, अभी नहीं। तो इसी चीज़ों को समझने के लिए पर्वत, पठार, मरुस्थल उनका अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे गहरे जीवन में भोजन, खान पान, वस्त्र इस सब पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए पर्वतों, पठारों की उत्पत्ति को समझना पड़ेगा, और न केवल इस वजह से नहीं कि हमारे जीवन को गहरा प्रभाव सांस्कृतिक रूप से डालते हैं, आर्थिक रूप से भी डालते हैं, सामाजिक रूप से भी डालता है। हर तरह से हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भूगोल डालता है। इसलिए भूगोल की उत्पत्ति में हमको जो स्थलाकृति है, ये जिसको भू आकृति विज्ञान कहें, उसको समझना आवश्यक है। और भू आकृति विज्ञान किसको पढ़ेंगे? पर्वतों को पढ़ेंगे, पठारों को पढ़ेंगे, मरुस्थलों को पढ़ेंगे, नदियों को पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे। और इनको पढ़ने के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को नहीं जानोगे, आप भूगर्भिक प्रक्रियाओं को नहीं जानोगे कि भूगर्भिक प्रक्रिया क्या होता है, भूगर्भिक प्रक्रिया क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके बारे में नहीं जान सकते। और जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक नहीं जानेंगे कि भारत में उत्तरी क्षेत्र में पर्वत क्यों है, दक्षिणी क्षेत्र में पठार क्यों है, क्यों बीच में मैदान बना हुआ, क्यों मरुस्थल है, ये कौन बताएगा? ये भूगर्भिक प्रक्रिया बताएगी जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। अब सवाल होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों, ये जितना आसान है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ना तो आसान है, लेकिन जानना आसान नहीं है। यदि हम चंद्रमा को जानना चाहते हैं, हम मंगल ग्रह को जानना चाहते हैं, यहाँ तक यदि हम सूर्य को जानना चाहते हैं तो हम जान सकते हैं। सूर्य को जानना, चंद्रमा को जानना, मंगल ग्रह को जानना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना कठिन है। जो क्यों कठिन है, उसका सबसे बड़ा कारण है तापमान। अब तापमान को कैसे? ऐसे कि यदि हम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं, देखिए यदि हम 165 सेंटीमीटर तक 165 मीटर ऊपर जाते हैं जमीन से, यदि 165 सेंटीमीटर, अगर मीटर सेंटीमीटर नहीं, यदि जमीन से 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बढ़ता है। और ये औसत बढ़ता है, एक समय तक बढ़ता रहेगा, एक समय नहीं बढ़ेगा। तो यदि हम सूर्य को जानना चाहते हैं, चंद्रमा को जानना चाहते हैं, अन्य ग्रहों को जानना चाहते हैं तो उतना कठिन नहीं है। लेकिन जब बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का, तो ये हमारे लिए बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? कठिन इस वजह से है क्योंकि यदि हम पृथ्वी के अंदर यदि हम 32 मीटर तक जाते हैं तो 32 मीटर जाते ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ये औसतन बढ़ता है। शुरुआत में जितना हम अंदर जाते हैं बहुत ही तेजी से तापमान बढ़ता है, और एक समय बाद ये तापमान उतना तेजी से आमतौर पर नहीं बढ़ता, या उसका उल्टा ले सकते हैं। अंदर का भाग बहुत गर्म है, आप जैसे जैसे अंदर जाएंगे आप तापमान बहुत तेजी से बढ़ेगा जितना आप अंदर जाएंगे। कहने का मतलब आप दो चीज़ समझे, पृथ्वी के अंदर जैसे हमारी पृथ्वी है, इसके अंदर भाग ज़्यादा गर्म है, लेकिन आप जितने अंदर जाएंगे शुरुआत में तो एक समय बाद बहुत तेज तापमान बढ़ेगा, उसके बाद तापमान बहुत धीरे बढ़ेगा, लेकिन अंदर का तापमान बहुत ज़्यादा रहेगा। तो तापमान ज़्यादा होने की वजह से हम पृथ्वी के अंदर जा नहीं सकते। अगर चंद्रमा को जाना सकते हैं, हम मानव जा चुका है, हम जा सकते हैं। पृथ्वी के अंदर ना तो कोई पहुंच सका है और ना पहुंच सकता है। आज तक पृथ्वी के अंदर ना तो कोई गया है ना तो जा सकता है। उसका कारण तापमान है। इतना अधिक तापमान हो जाता है कि हम उसके अंदर पहुंच नहीं सकते, हम मानव भी नहीं पहुंच सकते, ना तो किसी भी हम उपकरण को अंदर भेज सकते हैं। यदि चंद्रमा पर कोई उपकरण को भेजते हैं तो ठीक है, वो भेजेंगे, वो घूमता हुआ जाएगा, वो अब वापस आ जाएगा, वो सिग्नल देगा। पृथ्वी के अंदर कोई भेजेंगे, जैसे अंदर जाएगा वो इतना गर्म होगा कि काम करना बंद हो जाएगा। एक समय बाद वो नीचे जाकर पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, नहीं हो सकता क्योंकि तापमान इतना ज़्यादा है। अब तापमान इतना ज़्यादा है, या पृथ्वी को जानना कितना कठिन है, इसको कुछ प्रमाणों से, कुछ तर्कों से समझते हैं। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है
इस पृथ्वी पर एक क्षेत्र है, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खान जो है वो 3 किलोमीटर गहरी है। क्यों 3 किलोमीटर गहरी है? उससे ज़्यादा गहरी क्यों नहीं? क्यों 10 किलोमीटर नहीं है? क्यों 100 किलोमीटर नहीं है? तापमान इतना ज़्यादा है। सोच सकते हैं 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, तो 3 किलोमीटर जाने पे कितना, लगभग 3000 मीटर पर अंदर गए, गुणा कर लीजिए कितना आपका तापमान बढ़ा होगा। लगभग आपका 100 डिग्री सेल्सियस लगभग आपका तापमान बढ़ गया होगा। लगभग 100 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान बढ़ गया होगा, उससे ज़्यादा ही बढ़ गया होगा। ठीक है, आपका तापमान बढ़ गया होगा, नहीं जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम मानव ने प्रयास किया पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय हमने जानने का प्रयास किया, तो इसके लिए हमने 2 प्रोजेक्ट चलाया। एक प्रोजेक्ट चलाया जिसको बोलते हैं डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने ये प्रयास किया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, कैसे इसको जाने, क्या है, हमने जानने का प्रयास किया। क्योंकि जब तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना को नहीं जानेंगे तब तक स्थलाकृतियों को नहीं समझ पाएंगे। दूसरा हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ये 2 प्रोजेक्ट प्रमुख रूप से हमने चलाए, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए, लेकिन ये प्रोजेक्ट प्रमुख रूप से थे। उसके बावजूद भी जान नहीं सके पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसी है। हमने क्या किया, आर्कटिक महासागर में, ये पृथ्वी इसके आर्कटिक महासागर में हमने क्या किया, कोला क्षेत्र, कोला नाम का एक क्षेत्र है, वहाँ पर 12 किलोमीटर तक हमने गहरा गड्ढा खोदा, गहरा ही हमने की। और इससे ज़्यादा हम जा नहीं सकें, इससे ज़्यादा क्या हम जा नहीं सके, इससे ज़्यादा हम क्या जा नहीं सके, जो कि ये रूस के पास है, इधर ऊपर रूस के पास है। हम इससे ज़्यादा क्या हम जा नहीं सकते, इससे ज़्यादा हम जा ही नहीं सकें। क्यों नहीं, 12 किलोमीटर, देखिए 12 किलोमीटर तो हम अंदर जा, 12 किलोमीटर से ज़्यादा हम जा ही नहीं सके अंदर। चंद्रमा 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। जो चंद्रमा है आपका 3 लाख, मैं लिख दूँ आपका जो चंद्रमा है वो 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना दूरी पर इंसान गया, चला आया, लेकिन हम 12 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर गहराई पर नहीं चले गए। तो बताइए कैसे जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। लेकिन फिर भी हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास किया। वो कैसे जानने का किया, उसके लिए हमारे 2 स्रोत रहे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए हमारे 2 स्रोत रहे। कौन से स्रोत? पहला स्रोत जो रहा, फिर भी हम लोग क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने समझा। उसको समझने का 2 स्रोत रहे। एक रहा प्रत्यक्ष स्रोत, मैं लिख रहा हूँ, आप घबराइएगा मत। बहुत सारे बच्चे घबराने लगते हैं कि क्या ये तो साइड हो गया, आप कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो घबराइए ना, समझने का प्रयास करें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर क्या है, इसको जानने के 2 स्रोत हैं, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या होता है बताता हूँ। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। ये 2 तरीके होते हैं, इन 2 तरीकों से हम स्रोत को समझ सकते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं? प्रत्यक्ष स्रोत मैं बताता हूँ कि प्रत्यक्ष स्रोत किनको कहते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत के अंदर उन स्रोतों को लाया जाता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी के अंदर क्या हम एग्जैक्ट अनुमान कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर समझिए, जो हमारी पृथ्वी है ये आज से 54.54 अरब वर्ष पहले बनी थी। जो हमारी पृथ्वी है ये क्या 54.54 अरब वर्ष इतने पहले हमारी पृथ्वी बनी थी। तो पृथ्वी कैसे बनी? बहुत सारी उल्का पिंडों से मिलकर, गुरुत्वाकर्षण, ताप दाब घनत्व की वजह से ये कब बनी। तो ये सौरमंडल में जो हमारे जितने भी ग्रह, सब ग्रहों की उत्पत्ति लगभग एक जैसी हुई थी। तो कभी कभी गलती से कुछ उल्का पिंड हमारी पृथ्वी पर गिर जाते हैं। पृथ्वी पर गिरते, अब गिरते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या सौरमंडल है, ये हमारा सौरमंडल है, ये को उल्का पिंड, ये पृथ्वी है। जब ये पृथ्वी, जब उल्का पिंड, ये जो उल्का पिंड है ये पृथ्वी पर गिरने के लिए आता है, तो जब ये पृथ्वी के अंदर प्रवेश करता है तो वायुमंडल में घर्षण की वजह से, जैसे हाथ को, अगर आप अपने हाथ को
घसे, जैसे अपने हाथ को ऐसा स्पर्श करें, ऐसा 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 करें, तो हाथ में गर्माहट उत्पन्न होता है कि नहीं होता है। तो ये जैसे इसके अंदर प्रवेश करता है, इतना तक गर्माहट होता है कि जो उल्का पिंड इतना बड़ा था, आते आते ये क्या घर्षण की वजह से जल जाता है। और जल के जो इतना बड़ा था, मात्र केवल इतना बड़ा हो जाता है, समझ लीजिए इतना बड़ा था, इतना बड़ा हो जाता है। और उसके बाद भी कुछ ऐसे उल्का पिंड हुए जब पृथ्वी गिरते हैं, और गिरते ही जल की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, उसके अवशेष नहीं मिलते हैं, समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ भी ऐसे उल्का पिंड होते हैं जो पूरी तरह से न जलते हुए कुछ उसके भाग बच जाते हैं, वो छोटा हो जाता है लेकिन बच जाता है, और वो आकर पृथ्वी पर गिरता है। बाद में वैज्ञानिक उसको संशोधन करते हैं, संशोधन रिसर्च करते हैं कि क्या है कैसा है, देखते हैं उसके प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, उसके अंदर तत्वों का अध्ययन करते हैं, फिर पता चलता है कि उसके अंदर लोहा सोना चांदी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो अनुमान लगाते हैं कि शायद पृथ्वी के अंदर भी ऐसा कुछ हो, पृथ्वी के अंदर भी शायद कुछ ऐसा हो। एक प्रत्यक्ष स्रोत ये हो गया। दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत हुआ कि जो हमारी ये पृथ्वी है, ऐसा मान लीजिए ये पृथ्वी का ये स्थल भाग है, तो जब ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है, वोल्केनो, जब वोल्केनो का जो विस्फोट होता है, ज्वालामुखी तो सब जानते हैं, जब विस्फोट होता है क्या करता है, नीचे से बहुत सारे लावा, अंदर रहा तो लावा, ऊपर आया तो मैग्मा, बहुत सारे नहीं, नीचे रहा तो लावा, ऊपर आ, ये इसको मैग्मा बोलेंगे, नीचे रहा तो मैग्मा, ऊपर आया तो लावा, तो नीचे रहा तो मैग्मा, ऊपर आया तो लावा। तो बहुत सारे क्या करता है, मैग्मा को ऊपर लाता है, जब ये ऊपर लाता है तो नीचे के बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, ऊपर लाता है। और जब ऊपर लाता है तो इनसे क्या करते हैं हम, उसके बारे में जानते हैं कि पृथ्वी का भाग कितना गर्म है, कितना ठंडा है, पृथ्वी का आंतरिक भाग किस चीज़ों से बना होगा, क्या चीज़ें रहे होंगे, किस तरह के तत्व से बना होगा, ये एक जानने का स्रोत होता है। क्या, ज्वालामुखी विस्फोट, ये एक जानने का स्रोत आमतौर पे रहता था। प्रत्यक्ष स्रोत में ये स्रोत होते हैं जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम जो है जानते हैं। अब बात कर लेते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत हुआ। प्रत्यक्ष स्रोत में ये दो स्रोत जानिए, और भी बहुत सारे स्रोत हैं उनको बताकर बोलने का, ठीक है। अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या करते हैं, हम कुछ तरंगों का हम अध्ययन करते हैं। जैसे आपने पी तरंगे हुए, एस तरंगे हुए, एल तरंगे हुए। जो पी तरंगे होंगे इनको हम प्राथमिक तरंगे कहते हैं, प्राथमिक तरंग कहते हैं, तरंग। अब ये तरंग क्या होता है, देखिए जो पी तरंग होंगे वो प्राथमिक तरंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी गति इन दोनों से ज़्यादा होती है, इनकी गति जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने की वजह से जैसे मान लीजिए इन तीनों का रेस चल रहा है, इसकी गति ज़्यादा है, फिर इसकी गति है, पहले नंबर पे इसकी गति है, दूसरे नंबर पे इसकी गति है, तीसरे नंबर पे इसकी गति है, तीनों का रेस है यहाँ पर आना है, पहले कौन आएगा, ये आएगा, तो प्राथमिकता किसको देंगे, इसको देंगे, इसलिए इसका नाम प्राथमिक तरंग हो गया। एक तरह मतलब याद रखने का ट्रिक है, इसी वजह से इसको आप प्राथमिक तरंग कह सकते हैं। प्राथमिक तरंग इसका नाम है, इसका नाम है द्वितीय तरंग, द्वितीय तरंग। इसको बोलते हैं द्वितीय तरंग। अब जो द्वितीय तरंग है ये से थोड़ा स्लो है, और इसको बोलते हैं धरातली तरंग, धरातली तरंग। इसको धरातल तरंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये धरातल पर ये तरंग जो है एल तरंग, ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या पृथ्वी पर भूकंप लाता है, भूकंप के लिए जिम्मेदार है। अभी आपको देखिए कुछ नहीं समझ में, मान के चलता हूँ अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया, अभी मैं समझाता हूँ, बस नाम बता रहा हूँ, नाम बता भी आपको कन्फ्यूजन है यार, मुझे तो पी ही नहीं समझ में आया, ऐसे नहीं समझ में आया, एल ही नहीं समझ में आया, कहाँ पहुँच गए, मुझे मालूम है आपको कुछ नहीं समझ में आया। मैं समझाता हूँ आपको, समझाता हूँ, आराम से समझाता हूँ, आप समझने का प्रयत्न, बस मैं नाम इनके बता रहा था, ठीक है। इसको पहले मैं इरेज कर दूँ, इसको फिर बताता हूँ। देखिए समझाता हूँ, देखिए तीन तरंग होते हैं, ये एक तरंग है जिसको बोलते हैं पी तरंग, जिसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक तरंग। जो प्राथमिक तरंग होता है इसकी गति सबसे ज्यादा होती है, यानी गति ज्यादा होती है, ठीक। और ये जो तरंग होता है इस तरीके का एक तरंग होता है, इस तरीके से ऐसा तरंग होता है, आप समझ लीजिए ऐसा,
ऐसा मान लीजिए तरंग होता है, ठीक, ऐसा मान लीजिए तरंग होता है। ये तरंग ऐसा होता है जिसकी गति सबसे ज़्यादा होती है। गति ज़्यादा होने की वजह से ये गति ज़्यादा होती है, ये पी तरंग होता है। दूसरा, ये जो तरंग है ये गैस, ठोस और द्रव यानी तीनों अवस्था में चल सकता है। यानी इस तरंग को चाहे कोई पर चट्टान हो, चाहे कहीं पर पानी भरा हो, चाहे कहीं पर गैस हो, गैस का सिलेंडर ले लो, कोई गैस का पाइप ले, कहीं भी गैस भरा हो, ये तरंग उसमें जा सकता है। ये तरंग इसमें भी जा सकता है, पार कर सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। तो ये तरंग से हम कोई अप्रत्यक्ष प्रमाण से ये पता चलता है कि जब ये तरंग जब पृथ्वी के अंदर जैसे जाता है, पृथ्वी के अंदर जाता है और निकलता है, जाता है, तो इससे कह सकते हैं कि जिन हिस्से से गुजरा होगा वहाँ का क्षेत्र कैसा है, गैस भी होगा, ठोस भी होगा, द्रव भी होगा। ये अनुमान लगाते हैं, ठीक, यह हम अनुमान लगाते हैं। अब देखिए एस तरंग है, इसकी गति अपेक्षित सामान्य कर लें, समान या अपेक्षाकृत पी से कम। अपेक्षाकृत पी से क्या होगा, कम हो। अपेक्षाकृत या इसको कर लिए सामान्य होगा या अपेक्षाकृत पी से कम होगा। अब जो पी से कम है तो इसकी गति उससे ज़्यादा नहीं है। और ये ऐसा तरंग है जो केवल ठोस में, किसमें, जो केवल ठोस में गति कर सकता है। यानी कहीं पर यदि ठोस है तो उसमें ही गति करेगा, इसमें नहीं करेगा। ये क्या, द्रव में नहीं गति करेगा, गैस में गति नहीं करेगा। तो अगर ये जो है पृथ्वी पर कहीं पर जाता है, कहीं पर निकलता है, तो हम कह सकते हैं वो जिस क्षेत्र में गया, जहाँ पर गया, वहाँ का भाग कैसा है, हम कह सकते हैं अपेक्षाकृत ठोस है। तो इन दो तरंगों से हम ये जानते हैं कहाँ का क्षेत्र ठोस है, कहाँ का क्षेत्र क्या ठोस नहीं है। और एल तरंगे धरातलीय तरंगे होते हैं जो भूकंप लाते हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो पी और एस तरंगों से हम जानते हैं इनको द्वितीय तरंगे कहते हैं, इनको प्राथमिक तरंग कहते हैं। यह अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, इससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानते हैं। अब जो आपका पी और एस तरंगे, इसको आगे चल के इसके छाया क्षेत्र को हम पढ़ेंगे, क्योंकि इनके आधार पर हमको भूकंपों को पढ़ना है, तो इसके छाया क्षेत्र को हम जो है पढ़ेंगे। तो अभी टेंशन मत लीजिए, छाया क्षेत्र को इसको पढ़ेंगे, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। चीज़ें समझ में, यदि चीज़ें समझ में तो कमेंट करके एक बार आप बताइएगा, ठीक। अब चलिए एक चीज़ और बता दूँ, या रहने दीजिए, कल जो है ना, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरीके से है। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी आपका ये जो था ना, ये जो चैप्टर था, ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। अभी हमने जाना कि आंतरिक संरचना पढ़ना क्यों है और इसके जानने के स्रोत क्या है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, PDF आने के लिए ओमकार मौर्य जो क्लासेस, जो हमारा YouTube चैनल है, ओमकार मौर्य क्लासेस जो YouTube चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।